नमस्कार, मैं मनु। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर मैं अपनी एक नई कहानी अस्तित्व का प्रतीक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी एक व्यक्ति के संघर्षों से अर्जित कामयाबी को पा लेने के बाद उसके जड़ों से हुए उसके साक्षात्कार की व्यथा है। आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। रात के 8 बज चुके थे। रात की पैसेंजर ट्रेन में बैठे बैठे खिड़कियों से झांकते सफ़र का आनंद ले रहा। ट्रेन धीरे धीरे रुकते बढ़ते चल रही थी और मैं मनी मन ये सब देखकर सोच रहा था, लगता है रात काफ़ी हो चुकी है। गांवों के लिए सर्दियों के 8 बजने का यही मतलब होता है। कुछ रुक रुक आते जाते गांव मानो ट्रेन को रास्ता बता रहे हैं। न जाने कितने गांवों से होकर गुजरती है ये ट्रेन। ये अंधेरे को कम करने की कोशिश में लगे सोलर पैनल के खंबे ये बताते हैं कि यहाँ आबादी भी रहती है। नहीं तो ऐसी शांति है मानो आबादी शून्य हो ये इलाका। ये कुछ कुछ फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों की गांव की याद दिलाते हैं। यही सब सोचते सोचते मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, जब काका शाम को लालटेन खुद साफ करते और पढ़ने को लाते और पढ़ाई में कोई आना कानी करने पर कहते, सुना है शास्त्री जी लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर। मैं तो तुम्हें घर में ही खुद से लालटेन जलाकर देता हूँ, पढ़ाई में आनाकानी क्यों करते हो? अरे वो तो कीड़े काटने का बहाना भी नहीं सुनते। वैसे तो काका हर कोशिश करते कि मुझे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। क्या बचपन था जब स्कूल में सबके साथ मास्टर जी की मार खाने में भी मजा आता था। घर पर माँ का थप्पड़ कि कपड़े क्यों गंदे किए। कभी कभी तो ऐसा लगता कपड़ों से ही ज्यादा प्यार करती है माँ, मुझसे भी ज्यादा। माँ, झूठ कहते थे वो लोग कि वो मेरी माँ नहीं काकी है। बचपन से माँ ही बुलाया है मैंने और माँ ही तो थी वो मेरी। तभी एक फोन की घंटी बजी और उसने मेरा ध्यान तोड़ा। दूसरी तरफ से मिली ने पूछा, कहाँ हो? पहुंच गए गांव? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ पहुंच रहा हूँ। गांव जाकर फिर कल घर के खरीदार से मिलके सब काम निपटा लूँगा, फिर आके मिलता हूँ। अच्छा लगता है स्टेशन आ रहा है, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। ट्रेन रुकी, मैं बाहर आया तो वही नज़ारा वो जो छोटे रेलवे स्टेशनों पे होता है, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, बाहर कुछ लाइटें ज़्यादा जल रही थी, लेकिन यहाँ साधन के नाम पर आज भी टमटम खड़े थे। कम थे, एक दो ही, रात जो हो चली थी। अरे बबुआ कहाँ जाओगे? किसी व्यक्ति ने पीछे से आवाज़ दी। मुड़ के देखा तो एक 60 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति के दर्शन हुए। मैंने पूछा, सपनपुर चलोगे? सपनपुर गांव? अरे ऊपर वाले ने सुन ली बउआ, बैठो ना, गांव ही है हमारा। कब से ताक रहे थे कि कोई सवारी आए तो लेके गांव चले, रात हो गई है। अरे साहब, यहाँ कोई रिश्तेदार है क्या आपका? टमटम वाले ने आखिर में ये सवाल कर ही लिया। हंसी भी आ गई मुझे और हंसते हुए कहा कि गांव है मेरा सपनपुर। 15 साल हो गए टमटम चलाते साहब, पैदा भी यही हुआ हूँ। अब कुछ दिन बीच में दिल्ली में मजदूरी करता था, तब भी आता जाता रहता था, पर तुमको नहीं देखा कभी। टमटम वाले ने अचंभे से पूछा। मैं मुस्कुरा दिया, शायद शर्म से, और बोला, काका मैं 17 साल बाद आया हूँ।
मेरे काका हमेशा कहते, निकल जा इस गांव के झमेले से, क्या रखा है यहाँ, अरे बाहर जा, पढ़ लिख के शहर में अपनी नई दुनिया बना। लो, आज जिस गांव में मैं पैदा हुआ उसी गांव के लोग नहीं पहचानते मुझे। न जाने आज अचानक ये सब मुझे अपने से लगने लगे थे, और जैसे मेरा कुछ अपना है जो मैं छोड़ रहा हूं। अरे बाबूजी, गांव तो आ गया, आपको कहाँ छोड़ूं? टमटम वाले ने मेरा ध्यान तोड़ते हुए पूछा। यहीं उतार दो काका, मैंने जवाब दिया। रात को गांव के बाहर बने पंचायत भवन में रुका और सुबह 6 बजते ही निकल पड़ा घर की ओर। थोड़ा चलने के बाद घर दिखाई दिया, आंख भर आई। घर तो ऐसे जा रहा हूं जैसे माँ अभी दौड़ी आएगी मेरे लिए। गला भर आया था मेरा और मैं दीवार की ओट लेकर बैठ गया। आंखें बंद थी और आंसू बहे जा रहे थे। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रतीक, प्रतीक। पलट कर देखा, मुखिया जी थे। बोले, यादों का बोझ नहीं उठा पाओगे बेटा, जैसा तुमने कहा था हो गया है, खरीदार तैयार है, तुम बस मिल लो। फिर मुखिया जी खुद ही बोलने लगे, जानते हो प्रतीक, इसी घर में तुम्हारे काका जब आखिरी सांसें गिन रहे थे तो मैंने कहा, प्रतीक को बुला लो। बोले, नहीं मुखिया जी, उसे मत कहना, नहीं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ जाएगा। और फिर जब उनके जाने के कुछ दिन बाद तुम्हारा फोन आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें सब बता दिया। और उसी सब के बीच खुद को दोषी मानकर मैं इतने साल तक यहाँ नहीं आया काका। मैंने कहा, आज जब आया तो देखा कि अभी भी बहुत कुछ है यहाँ मेरा, जो मेरा अपना है। अच्छा काका, मेरा एक काम करेंगे? मैंने मुखिया जी को अपनी बात बताई और शाम की ट्रेन से दिल्ली निकल पड़ा। सुबह जब दिल्ली उतरा और स्टेशन के बाहर आया तो मिनी खड़ी थी। बोली, गाड़ी लेकर आई हूँ, चलो, तुम्हें लेने आई। कुछ दूर जाते ही मिनी ने सवाल दाग दिए, भेज दिया घर प्रतीक, बोलो ना, बोलो प्रतीक, क्या हुआ? मुझे खोया हुआ देख के वो एकदम से चिल्ला पड़ी। मिनी, जानती हो, मैं सच में प्रतीक हूँ, माँ की आशाओं का, काका के सपनों का, बचपन से जिम्मेवारियों तक के सफर का और भारत की आर्थिक प्रगति का भी। मैं जब घर के बाहर पहुंचा तो मानो काका बोले, आ गया रे तू प्रतीक, कितना बड़ा हो गया है, खूब पैसे कमाता है, जान के बहुत खुश हैं। ये यादों का बोझ बहुत भारी है ना बेटा, तेरी तरक्की की दौड़ लंबी है, जा ये घर बेच दे और मुक्त हो जा इस भार से। अब बचा ही क्या है यहाँ, हम भी तो नहीं हैं। हमने हमेशा तेरी तरक्की चाही है, हम तुझ पर बोझ नहीं डालेंगे। मिनी, उस घर की हर एक ईंट में मेरे काका और माँ जैसी काकी की यादें हैं। मैं जो हूँ आज वहाँ उसके स्वप्न गढ़े गए हैं। यदि मैं प्रतीक हूँ तो वो घर मेरे अस्तित्व का प्रतीक है। उस घर को बेचना जैसे खुद को नीलाम कर देना, खुद के अस्तित्व को बेच देना। तुम्हारे काका ने तुम्हारी शादी का कोई सपना नहीं देखा था क्या? मिनी ने मेरी ओर देखा और हंसते हुए कहा। मैंने कहा, काकी ने देखा था। करोगी शादी मेरे से? मेरी काकी तो बचपन से मेरी शादी का सपना देखती थी। मिनी चौंक उठी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आज अचानक से कैसे मान गए? फिर बोली, अच्छा घर का क्या करोगे तुम? मैंने कहा, आज अचानक से नहीं माना, आज ऐसा लगता है जैसे एक बोझ सा उतर गया, अपनी जड़ों से वापस जुड़ के जिंदगी को एक नई दिशा मिल गई।
उस घर में एक स्कूल खुलेगा जहां मेरे स्वप्न गढ़े गए, वहां कई और स्वप्नों को मार्गदर्शन मिलेगा। बस इतनी सी आज की कहानी, अस्तित्व का प्रतीक। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारा मार्गदर्शन करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार हमसे साझा करें। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर मैं मनु आपके साथ फिर किसी और नई एक कहानी और कविता के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।